सुहागरात की रात होती है। कमरा फूलों से और मोमबत्तियों से सजाया जाता है। कमरे से फूलों की महक और मोमबत्तियों की सुगंध आने लगती है। पति पत्नी अपनी सुहागरात को कैसे मनाएं इसके बारे में सोचने लगते हैं। पति बोलता है कि पहले तुम शुरुआत करो, पत्नी बोलती है कि पहले आप शुरुआत कीजिए। बस दोनों इसी अनबन में लगे रहते हैं। समय गुजर जाता है, रात के करीब 10 बज जाते हैं। उन्हें इस बारे में बातचीत करते करते कि सुहागरात पहले कौन बनाना चालू करेगा। फिर अचानक से एकदम से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब दोनों घबरा जाते हैं कि आखिर इस वक्त कौन आया है। फिर पत्नी बोलती है पति से कि जाइए, जाकर दरवाजे तक देखिए कौन है। जब पति वहां जाता है तो देखता है कि उसका चाचा दरवाजा के पीछे खड़ा है। भतीजा चाचा से बोलता है कि चाचा जी क्या बात है जो आप इस वक्त आए हो। तो चाचा बोलता है कि बेटा, हमारे यहाँ पर स्वागत मनाने की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ स्वागत तब मनाई जाती है जब दुल्हन का शुद्धिकरण हो जाता है। उस शख्स को अभी तक ये भरोसा नहीं हो पा रहा था कि चाचा जी बोल क्या रहे हैं, बोलना क्या चाहते हैं। फिर वो अपने चाचा से डिटेल में पूछता है कि चाचा जी बताइए पूरा मामला क्या है। तो चाचा उसे बताते हैं कि बेटे, हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है और इस रीति रिवाज के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। अगर हम अपने इस रीति रिवाज के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारे घर में कुछ अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, अब जो शख्स था, जो दूल्हा था, वो रीति रिवाजों में विश्वास तो नहीं रखता था, लेकिन जब उसने चाचा के मुंह से सुना कि अगर वो रीति रिवाजों के हिसाब से नहीं चलेगा तो उसके परिवार पर संकट आ जाएगा, तो उसने अपने चाचा की बात को मान लिया। फिर उसने पूछा कि चाचा जी रीति रिवाज में क्या करना है। तो चाचा उसे रीति रिवाज के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक दुल्हन को ये नहीं पता था कि उसका पति और उसका ससुर, चचिया ससुर उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या होने वाला था उस सुहागरात की रात में। ऐसा क्या रीति रिवाज था जिसे सुनने के बाद जो दुल्हन थी वो घबरा गई। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप तक ऐसी सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लड़के का नाम विशाल और उस लड़की का नाम सीमा होता है। दोनों की शादी से दोनों परिवार बेहद खुश थे। विशाल और सीमा भी दोनों खुश थे। सीमा ने अपनी शादी के बाद अपनी सुहागरात के लिए बहुत अजीब अजीब तरह के सपने सजे थे कि वो अपनी सुहागरात को किस तरीके से मनाएगी, किन किन तरीकों से, कहां कहां जाएगी और कैसे कैसे बनाएगी। फिर दोस्तों, उन दोनों की सुहागरात का वक्त आता है। कमरा चारों ओर से, चारों कोनों, चारों ओर पूरा बेड पूरी मोमबत्तियों और फूलों से सजाया जाता है। जब दोनों सुहागरात मनाने के बारे में विचार विमर्श करते हैं तो सीमा विशाल से बोलती है कि पहले आप शुरुआत कीजिए, आप हमारे पति हैं। तो विशाल बोलता है कि नहीं नहीं, पहले आप शुरुआत कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। दोस्तों, बस दोनों इसी अनबन में लगे रहते हैं कि सुहागरात मनाना कौन प्रारंभ करेगा। फिर तभी रात के 10 बजे तभी गेट दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। फिर पत्नी विशाल से बोलती है कि जाकर देखिए कौन दरवाजे पर आया है। अब दोस्तों, रात के 10 बज रहे थे तो जो विशाल था वो घबराया कि आखिर इस वक्त कौन आया है, क्योंकि गांव था, गांव में रात के 10 बजे तो दरवाजा खटखटाएगा तो लोग डर जाया करते थे। जब विशाल दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका चाचा और गांव के कुछ बुजुर्ग लोग दरवाजे पर खड़े हुए हैं। फिर वो दरवाजा खोलता है और अपने चाचा से पूछता है कि चाचा आप यहाँ क्यों आए, कैसे आए। तो चाचा बोलता है कि बेटा, हमारे यहाँ सुहागरात मनाने का एक रीति रिवाज है। हम सुहागरात तब मनाते हैं, उससे पहले हम पहले शुद्धिकरण करते हैं दुल्हन का। अब विशाल पूछता है कि चाचा बताइए आखिर ऐसा कैसा रीति रिवाज है जिसमें हम दुल्हन का शुद्धिकरण करेंगे। तो चाचा जी बोलते हैं कि बेटा देखो, शुद्धिकरण में हम एक तांत्रिक को यहाँ लाएंगे, वो तुम्हारी दुल्हन का शुद्धिकरण करेगा, हवन कुंड करेगा और इसी के बाद तुम सुहागरात मना सकते हो। अगर तुम शुद्धिकरण नहीं करवाओगे, इस रीति रिवाज के हिसाब से नहीं चलोगे, इसका विरोध करोगे तो हमारे घर पर संकट आ सकता है, तुम्हारी दुल्हन पर भी संकट आ सकता है, तुम पर भी संकट आ सकता है। तो तुम्हें इस रीति रिवाज को करना पड़ेगा। अब दोस्तों, विशाल को तो अपने चाचा की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो रीति रिवाजों में को मानता नहीं था। लेकिन जब गांव वालों ने उससे कहा कि अगर रीति रिवाज को तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो फिर वो उन गांव वालों की बात को मान लेता है। फिर वो अपनी दुल्हन, अपनी पत्नी
सीमा के पास जाता है। सीमा से बोलता है कि सीमा देखो, ऐसी ऐसी बात है, अगर हम रीति रिवाज के हिसाब से नहीं चलेंगे तो तुम पर, मुझ पर, हमारे घर पर संकट आ सकता है, तो तुम्हें इन रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा। सीमा बोलती है कि कैसे रीति रिवाज, जरा हमें भी तो बताइए। तो विशाल बोलता है कि देखो, इस कमरे में एक तांत्रिक आएगा और वो हवन कुंड करेगा, कुछ मंत्र तंत्र से पढ़ेगा, और जो कुछ भी तुमसे वो करने को कहेगा तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। तो सीमा बोलती है इसमें क्या रीति रिवाज की बात है, मैं जो तांत्रिक कहेगा उसे कर दूंगी, जो सवाल पूछेगा उसका जवाब दे दूंगी। फिर दोस्तों जब विशाल सीमा से बोलता है कि देखो, इसके लिए एक शर्त है कि तुम कमरे में तांत्रिक के साथ अकेली रहोगी, हम सब लोग, घर के सभी लोग कमरे से बाहर रहेंगे। अब सीमा घबरा जाती है, बोलती है कि तुम इस वक्त, इस घड़ी में मेरे साथ नहीं रहोगे तो कब रहोगे। तो विशाल बोलता है कि देखो, ये हमारे रीति रिवाज है और मैं रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जा सकता, तो मुझे तुम माफ कर देना, मैं और कभी हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अब दोस्तों सीमा घबरा जाती है कि उसके साथ अब तांत्रिक क्या करेगा, कैसे कैसे हवन कुंड होगा, क्या रीति रिवाज है, उसे तो कुछ जानकारी थी नहीं, क्योंकि वो पहली बार ऐसे रीति रिवाजों के चक्कर में फंसी थी। फिर रात के करीब 11:30 बज जाते हैं। गांव के किसी एक बड़े तांत्रिक को बुलाया जाता है। गांव का बड़ा तांत्रिक कमरे में आता है तो सभी लोग बाहर चले जाते हैं। उस तांत्रिक को कमरे में पत्नी, उस दुल्हन, उस घर की बहू सीमा के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। दोस्तों जो तांत्रिक होता है अपने झोले से, अपने थैले से कुछ अजीब तरह की सामग्री निकालता है और आग जलाता है, हवन जलाता है और मंत्र तंत्र सा पढ़ना शुरू कर देता है। अब दोस्तों घर के सभी लोग बाहर थे तो वो उल्टे सीधे मंत्र बोलता है, मंत्र में गालियां वगैरह देने लगता है। अब सीमा को घबराहट होने लगती है, उसे डर लगने लगता है कि आखिर ये तांत्रिक अजीब तरह से ऐसे बातें क्यों कर रहा है, ऐसा क्या बोल रहा है और ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर सीमा तांत्रिक से बोलती है कि आप ऐसे गाली क्यों दे रहे हो, आप तो एक तांत्रिक हो, आप भगवान की पूजा करते हो, आप ऐसे गाली क्यों दे रहे हो। तो तांत्रिक बोलता है कि देखो, यही शुद्धिकरण के मंत्र हैं, ऐसे ही मंत्र शुद्धिकरण के होते हैं, मैं तुमसे जो कहने वाला हूं उसे तुम करो, अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे पति पर संकट आ जाएगा, तुम पर संकट आ जाएगा। दोस्तों तांत्रिक बोलता है कि देखो, तुम वहां से उठो और उठ करके मेरे पास आओ और मेरी गोद में बैठो। दोस्तों जब इस बात को सीमा ने सुना तो सीमा घबरा गई। वो तुरंत ही तांत्रिक से बोलती है कि तुम अपनी औकात में रहो और औकात के हिसाब से बात करो, तुमने जिस काम के लिए मेरे पति देव ने भेजा है उस काम को करो। तो तांत्रिक बोलता है कि देखो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम्हारे पति ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है और मैं इसी काम को करूंगा। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद सीमा हैरान रह जाती है कि आखिर मेरे पति देव ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हैं इस तांत्रिक को। जब तांत्रिक खड़ा होता है और उसे उसकी बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो सीमा चिल्लाने लगती है, कहती है कि बचाइए बचाइए, ये हमसे ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तांत्रिक हमारे साथ ऐसा तो भेड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों बाहर जो लोग थे, जो विशाल था, वो अपनी पत्नी सीमा की बातों को सुन तो लेता है लेकिन कमरे में नहीं जाता और उसकी बातों को सुनने के बाद इग्नोर कर देता है, क्योंकि दोस्तों जो तांत्रिक था वो पहले ही बाहर बोलकर आया था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी का जब शुद्धिकरण करूंगा, तुम्हारी बहू का जब शुद्धिकरण करूंगा तो वो चीखेगी चिल्लाएगी, क्योंकि अगर वो पहले से अपवित्र होगी तो वो चीखेगी चिल्लाएगी। तो तुम इस पर ध्यान मत देना और कमरे में गलती से अंदर मत आ जाना। अगर तुम कमरे में गलती से अंदर आ जाओगे तो पूरा शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो बेकार हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर, तुम्हारी बहू पर जो राक्षस बैठा हुआ है वो वैसे ही ऐसा रहेगा। और दोस्तों इसी बात को सुनने के बाद जो तांत्रिक ने कहा था, इसीलिए विशाल और उसके चाचा और जो बाहर बुजुर्ग लोग थे अंदर नहीं जाते। अब दोस्तों जो तांत्रिक था उसके साथ जबरदस्ती करता है। सीमा बेचारी चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी मदद के लिए ना ही गांव का कोई बुजुर्ग आता है, ना ही उसका चाचा आता है, ना ही उसका पति विशाल आता है। दोस्तों सीमा अंदर ही हाथ पैर पीटती रह जाती है और वो तांत्रिक उस बेचारी दुल्हन सीमा के साथ सुहागरात की रात में ही दुर्व्यवहार करता है और उसका बलात्कार कर देता है। दोस्तों जब सीमा का बलात्कार होता है तो सीमा बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर के वो बेड पर ही गिर जाती है। घर का दरवाजा तांत्रिक खोलता है और बाहर जाता है और घर वालों से बोलता है कि देखो, मैंने इसका इलाज कर दिया है, इसे का शुद्धिकरण कर दिया है, तुम इसे
बातचीत बंद करना, अभी ये बेहोश है, ये सो गई है, क्योंकि जो इस पर चुड़ैल का साया था वो बड़ा खतरनाक था, तो तुम इससे अभी बात मत करना, केवल इसकी पानी फानी पिला दीजिए और इसे हवा कर दीजिए, इससे तुम ज्यादा बात मत करना। दोस्तों बस यह कहने के बाद तांत्रिक वहां से चला जाता है। और दोस्तों सीमा बेहोश थी, उसे फिर 2 घंटे के बाद होश आता है, फिर वो रोने लगती है और अपने पति विशाल से कहती है कि मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी सुहागरात की रात को तुमने कलंकित कर दिया, अब मैं इस समाज में, इस दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगी। तो विशाल बोलता है कि क्या हुआ बताइए। तो सीमा फिर विशाल को सब कुछ बताती है कि उसने, तांत्रिक ने उसके साथ क्या क्या किया। अब दोस्तों इस बात को सुनने के बाद विशाल भी आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत अपने चाचा से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इन रीति रिवाजों के चक्कर में मेरी पत्नी की जिंदगी खराब कर दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये रीति रिवाज, ये कुरीतियां कुछ भी नहीं होता है, केवल टाइम वेस्ट होता है, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी और मेरी आज पत्नी की जिंदगी खराब कर दी। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, भगवान तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। फिर दोस्तों विशाल अपनी पत्नी सीमा का धैर्य बनाता है, उसे कहता है कि कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, हम अपनी जिंदगी को आगे एंजॉय करते हैं, छोड़ो इन सब बातों को और भूल जाओ इस रात को। तो सीमा बोलती है कि कैसे भूल जाऊं मैं इस रात को, मैंने क्या क्या सपने सजे थे कि मैं सुहागरात की रात को ये करूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई, इसके जिम्मेदार तुम लोग भी हो, और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पति हो और ये मेरा ससुर है। मैं तुम्हें अदालत तक ले जाऊंगी, इन कुरीतियों के खिलाफ एक्शन लूंगी, इन रीति रिवाजों के चक्कर में तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो दोस्तों इसके बाद जो विशाल होता है वो अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, मैं बहक गया था अपने परिवार वालों के बहकावे में आकर, अपने गांव के बुजुर्ग वालों के, अपने बुजुर्गों के बहकावे में आकर, मुझे माफ कर दो। इसके बाद सीमा वहां से चली जाती है, सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में अपने परिवार वालों के खिलाफ FIR लिखाती है और उस तांत्रिक के खिलाफ FIR लिखाती है। फिर पुलिस छानबीन करती है और उस तांत्रिक को पकड़ लेती है और उन घर वालों को भी पकड़ लेती है। फिर इसके बाद उस तांत्रिक को तो अदालत सजा देती है और उसे उम्र कैद की सजा होती है, और घर वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाता है, इन कुरीतियों के खिलाफ, इन रीति रिवाजों के खिलाफ। दोस्तों उन दोनों चाचा भतीजों को भी सरकार, अदालत 2-2 साल की सख्त सजा देती है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि इन कुरीतियों और इन अंधविश्वासों से हमें बचना चाहिए। हालांकि मानता हूं कि ये रीति रिवाज हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें उस घड़ी में अपने विवेक और अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो अंधविश्वास है, जो ये रीति रिवाज है, कहीं हमारी असुरक्षा तो नहीं फैला रहे हैं, कहीं हमें ये असुरक्षित तो नहीं रख रहे हैं। अगर आप असुरक्षित रख रहे हैं तो अपने विवेक से काम लीजिए और अपनी समझदारी को दिखाइए, इन रीति रिवाजों और कुरीतियों के चक्कर में ना पड़े, तो ही आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलता हूं अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।